नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापक एकनाथ कळमकर, SSGM कॉलेज कोपरगांव, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 10, ओझोन विघटन का संकट, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। इसके 2 भाग पहले हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तीसरा और ये अंतिम भाग है। इसमें हमने देखा कि ओजोन विघटन और ओजोन आवरण में जो छिद्र पाए गए हैं, ये जो संकट है ये बेहद ही चिंतनीय है, क्योंकि इसका विघटन हो रहा है और इसका विघटन जो है ये मानव ही कर रहा है और मानव ही खतरा मोल ले रहा है। इसीलिए ये बहुत ही चिंतनीय बात है। आज ओजोन विघटन रोकने के लिए हमने क्या क्या किया है दुनिया में, ये हम आज देखेंगे। ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियन्ना में हुई थी। बाद में सन सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसे दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ओजोन विघटन का जो संकट है उससे हमें कुछ करना चाहिए। इसके लिए, इस संकट को टालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए दुनिया के स्तर पर पहली बैठक वियन्ना में हुई और ये वियन्ना में 1985 में हुई। उसके बाद 1987 में, क्योंकि दूसरे ही वर्ष में बैठक हुई, इसका मतलब है कि ये बहुत ही सेंसिटिव बात है और इसीलिए ये बहुत ही चिंतित लोग हुए हैं और इसीलिए कनाडा में 1987 में दूसरी बैठक होती है जो मॉन्ट्रियल में हुई थी और इसमें 48 देशों ने भाग लिया था और इसमें एक मसौदा तैयार किया गया और इस मसौदे को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके बाद इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। CFC यानी कि जो हमने देखा कि जो गैस की निर्मित होती है, जो प्रशीतक के कारण होती है, जो फ्रिज टीवी नहीं तो फ्रिज और बाकी के जो भी एयर कंडीशनर है या इस तरह के बाकी के कंपनियों में इसका उपयोग किया जाता है और इससे जो गैस की निर्मित होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इस CFC की मात्रा जो है ये कम करने के लिए वहाँ उस बैठक में एक प्रावधान रखा गया था कि 95 तक 50% और 1997 तक 85% ये कटौती करेंगे। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। तो इसमें विकसित और विकासशील देश यानी कि जो मराठी में उसे विकसनशील देश कहा जाता है, जिसमें भारत आता है, और विकसित देश जो इंग्लैंड अमेरिका जैसे देश जो है वो आते हैं। तो इसमें मतभेद उभर कर आए कि हम क्यों करेंगे, क्योंकि विकसित देश विकास करने के कारण उन्होंने ही ज़्यादा उस गैस की निर्मित की है और विकासशील देशों ने उसमें
कुछ भी नहीं किया है, उनके कारण इस सीएफसी की निर्मित नहीं होती है, तो विकासशील देश इसमें क्यों खर्च करेंगे, या तो ये क्यों जिम्मेदारी लेंगे। जिम्मेदारी केवल विकसित देशों ने ही लेनी चाहिए। इस तरह के मतभेद जो है उभर कर आते। मुद्दा था गैर सीएफसी प्रौद्योगिकी तथा इसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्चा धनी देश यानी कि विकसित देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार है। जो विकसित देश है वो ही इसका खर्चा उठाए, बाकी देश उसका खर्चा नहीं उठाएंगे। इस तरह के विकासशील देशों की बात जो है वो सामने आती है। उन्होंने ये बात उठाई थी। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। तो ये जो विकासशील देश कहते हैं इसमें कुछ तथ्य है, क्योंकि केवल अमेरिका अकेले एक 30% यानी कि हिस्सा वो उसमें उनका है। तो बाकी के देश जो है वो बाकी के विकसित देशों का भी हिस्सा ऐसे ही है। और विकासशील देशों का कितना है, तो भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की सीएफसी खपत 50 गुना ज़्यादा थी। यानी कि जो विकासशील देश है इसका 0 से नीचे और उनका 30% यानी कि बहुत ज़्यादा था, 50 गुना ज़्यादा था। और इसीलिए भारत जैसे विकासशील देश जो है उसका विरोध करने लगे। इसका खर्चा जो है वो जिम्मेदारी जो है वो विकसित देश ही उठाए, ये विकासशील देश नहीं उठाएंगे। इस तरह के मतभेद होने लगे। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में बैठक हुई, जहां नए प्रशिक्षणों की खोज और पुरानी तकनीक में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। तो इस तरह से इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये जो आज प्रशिक्षण की जो तकनीक है वो पुरानी हो गई है। नई प्रशिक्षण की तकनीक जो है वो निकालनी चाहिए, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे घातक वायु निर्माण नहीं होंगी। इसके लिए कुछ किया जाए। इसके लिए एक कोष बनाया गया, एक संगठन बनाया गया। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। तो विकासशील देशों को उसमें छूट दी गई, रियायत दी गई। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ सीएफसी के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है। तो इस तरह से इसमें कई तकनीकें जो है वो हस्तांतरित किए जाए। इसके साथ साथ इसकी सीएफसी के विकल्प की खोज के लिए दूसरे देश को विकसित देश दूसरे देशों को धन दे, ऐसा वहाँ कहा गया। समझौते के तहत ये व्यवस्था है कि सन 1910 तक विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। तो इस तरह से इन्होंने 2010 तक विकासशील देश भी पूरी तरह से इस्तेमाल इसका सीएफसी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यानी कि फ्रिज और एयर कंडीशनर या इस तरह के जो भी चलाया जाता है, वो कारखानों में जो प्रशीतन के लिए जो भी चलाया जाता है वो मशीनें सभी बंद की जाए या सीएफसी का निर्माण नहीं होगा। इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, ऐसा विकासशील देशों को कहा। इस दौरान विकसित देश नए प्रशिक्षकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। इसमें विकसित देशों ने दूसरे विकासशील देशों को मदद करनी चाहिए, ऐसा उसमें तय हो गया, कहा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से ये समस्या बहुत गंभीर है।
ये सब ने जाना है और इसीलिए सभी ने उसके लिए कुछ करने के लिए शुरुआत की है, कदम उठाने शुरू की है। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसमें ओजोन विघटन की भी अहम भूमिका है। तो ग्रीन हाउस जो है उसके कारण आज धरती का तापमान बढ़ रहा है और इसमें ग्रीन हाउस में जो प्रशीतन के लिए प्रयोग किया जाता है उसके कारण ये ओजोन विघटन की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है, यानी कि ज़्यादा होती है। पराबैंगनी किरणें जब तक धरती तक आती है, पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती है तो स्थलमंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो इस तरह से ये पराबैंगनी किरणें जब धरती पर आ जाती, स्थलमंडल पर आ जाती है तो यहाँ की जो वस्तुएं हैं उसे वो अवशोषित करती है। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। तो इस तरह से उससे दूसरी विकिरण जो है वो उत्सर्जित होती है। ये पराबैंगनी किरणें को शोषित करती है, अवशोषित करती है, उसके बाद उसे उत्सर्जित करती है, विकिरण के रूप में उत्सर्जित करती है। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती है। तो इस तरह से विकिरण उत्सर्जित विसर्जित होती है तो वो वातावरण से बाहर जाती, वायुमंडल से बाहर जाती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो होता क्या है कि हवा में बाकी की जो गैस है वो उन्हें शोषित करते हैं, शोषण हो जाता है उसका, और उसके कारण वो वायुमंडल से बाहर नहीं जाते। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तो धरती का तापमान बढ़ने का जो कारण है वो इस तरह का है कि यहाँ पराबैंगनी किरणें आती है, उसे यहाँ की वस्तुएं अवशोषित करती है, उसके बाद उससे किरण उत्सर्जित हो जाते हैं। वो हवा में कुछ गैस होते हैं, वो गैस उसे अवशोषित करते हैं फिर से, और उसके कारण धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। हम सुनते हैं, समाचारों में सुनते हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और जो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है, इसके कारण सागर का जलस्तर बढ़ रहा है। ये हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। आज बहुत से लोगों को ये पता चला है। तो इसे शुरू में किसी ने अनुमान नहीं किया था, लेकिन बाद में जैसे ही तापमान बढ़ने लगा तो इस तापमान का क्या परिणाम होगा, इसके लिए वैज्ञानिकों ने खोज करना शुरू किया। तो उसके बाद उन्हें पता चला कि ध्रुवों पर जो बर्फ़ जमा हुई है वो बर्फ़ जो है वो पिघल रही है, और बर्फ़ जब पिघलेगी तो क्या होगा, तो ये उन्होंने देखा। और उसके बाद तटीय भागों में बहुत सी समस्याएं आ सकती है, खतरा हो सकता है। यदि ऐसा होता तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और या तटीय क्षेत्र में तमाम तटीय क्षेत्र में पानी में डूब सकते हैं। ताप वृद्धि से जलवायु में ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। तो ये तापमान की वृद्धि जो है, तापमान बढ़ने से बहुत से बदलाव आ सकते हैं, और इस बदलाव में आज जो परिस्थिति है उसमें बदलाव आएंगे। कौन से बदलाव आएंगे, तो मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। या तो कहीं पर अकाल पड़ेंगे या तो कहीं पर अतिवृष्टि होगी, बारिश ज़्यादा होगी, और बारिश ज़्यादा होगी तो भी खतरा है, और बारिश नहीं होगी अकाल पड़ेगा तो भी खतरा है। पानी के बिना तो मानव यहाँ जिंदा नहीं रह सकता, और इसीलिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया है। तो एक शताब्दी में बहुत सा परिवर्तन पाया गया है। हम देखते हैं या तो हम सुनते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं वो कहते हैं कि पहले यहाँ क्या क्या होता था, यानी कि नैसर्गिक प्राकृतिक परिस्थिति जो है उसमें बारिश के बारे में वो ज़्यादा कहते हैं। तो बारिश कितनी होती थी, कैसी होती थी, कहाँ कहाँ पानी होता था, और आज परिस्थिति कैसी है, ये हम
बूढ़ों से जान सकते हैं, यानी कि 50 वर्ष से 60 वर्ष से 70 वर्ष पहले उन्होंने वो देखा है। और आज परिस्थिति क्या है, तो बारिश जो है वो कम हो रही है, और इसीलिए वो कहते हैं कि भूमंडल पर काफ़ी परिवर्तन हम एक शताब्दी में देख चुके हैं। हाल ही में शोध के बाद पाया गया है कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है, यानी कि पिघल रहा है। और ये पिघलने की क्रिया जो है वो हर दिन हर साल होती रहती है, और 18 मीटर पीछे वो चला जा रहा है। और ये 18 मीटर यानी कि ये गोमुख की बात है, तो यहाँ हिमालय, पूरा हिमालय जो है वो भी इसी तरह पिघल रहा होगा। और इस तरह से हिमालय पिघल जाएगा तो क्या होगा, अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यही हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाए। तो इस तरह से ये हिमनद यानी कि हिम पर्वत जो है वो पिघल जाएंगे, और वहाँ परिस्थिति जो है वो क्या होगी, तो ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा। यानी कि उत्तर भारत की नदियाँ जो है ये 12 मास बहती है, और ये बहना बंद कर देगी, पानी उसमें नहीं आएगा, तो वहाँ परिस्थिति क्या होगी, तो वहाँ की उपजाऊ ज़मीन जो है वो ऊसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकता। ऊसर यानी कि बंजर हो जाएगी, ये उपजाऊ ज़मीन जो है ये ऊसर बनेगी, और इसे कोई रोक नहीं सकेगा। यानी कि ये भारत में ये परिणाम देखने के लिए मिलेगा, ऐसे ही परिणाम पूरे संसार में देखने के लिए मिलेंगे। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की स्थिति रहेगी तो हमें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकट में है। तो ये विघटन, ओजोन का विघटन हमारे लिए संकट है। अतः ज़रूरत है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ कल नहीं तो आज करना पड़ेगा, जैसे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस तरह से ये करना पड़ेगा। नहीं तो कल करते रहेंगे तो कल जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कल ये सब कुछ बदल जाएगा, यानी कि पूरा ओजोन जो है इसका विघटन हो जाएगा। अगर वो विघटन हो जाएगा तो उसे छिद्र पड़ेगा, छिद्र से डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर यानी कि धरती पर आएगी, और धरती पर आएगी तो यहाँ परिस्थिति जो है बहुत ही कठिन हो सकती है। इससे सारी सृष्टि जो है ये नष्ट हो सकती है, मानव को नुकसान पहुंच सकता है, और इसके लिए ओजोन को बचाना चाहिए। ओजोन को बचाने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तो हम ही खतरे में है, इसीलिए हमें ओजोन को बचाना है। धन्यवाद।